शुभ वंदन बच्चों। आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 माटी वाली का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं विद्यासागर नाटियाल। इस पाठ में विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित कर देना। कहानीकार ने विस्थापितों की समस्या को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उजागर किया है, प्रकट किया है। गरीब और श्रमिक वर्ग को इस समस्या से किस तरह जूझना पड़ता है, इसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से सामने रखा है। देखिए, जब विस्थापन की समस्या आती है, कहीं पर जगह जगह शहरों को उजाड़ा जाता है किसी दूसरी योजना के लिए, तो जो उस शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित किया जाता है। उसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो बेचारे पिस जाते हैं। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है और जिनके पास खेती नहीं होती है, वो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसी बात को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आइए प्रस्तुत है ये कहानी, जिसका नाम है माटी वाली। देखिए, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। किसने? एक स्त्री ने। माटी से भरा एक कंटर, माटी वाली। शहर में शायद ऐसा कोई घर ना होगा जिसे वे जानती ना हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार भी, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने उस काम को करने वाली वह अकेली है। कौन है वो? जिसका नाम है माटी वाली। लोग बाग उसे इसी नाम से जानते हैं। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी मतलब वो अकेली है, कोई दूसरा है ही नहीं। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अब माटी वाली नहीं तो चूल्हों का जलना कैसे मुश्किल हो जाएगा? असल में होता यह था कि पहले जब पुराने घर होते थे या कच्चे रसोइयाँ होती थी, तो वहां पर जो चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी से आग जला करके खाना पकाया जाता है, तो वहां पर पहले उस चूल्हे को मिट्टी से लीपा जाता है, उसको साफ सुथरा बनाया जाता है, तभी उस पे खाना बनता है। अगर वो चूल्हा, उसमें एक बार खाना बन चुका है और वो लीपा नहीं गया है, तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो उस चूल्हे का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर वो माटी वाली मिट्टी ना दे घरों में, तो चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चूल्हा लीपा नहीं जाएगा और तो जलेगा कैसे? आगे, वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपनी चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। कच्चे घरों के में क्या होता है, आजकल तो रोगन हो जाता है, तरह तरह के पेंट चल गए हैं, पुताइयां चल गई हैं तरह तरह की। लेकिन पहले क्या होता था, कच्चे घर जब होते थे, मिट्टी से बने घर जब होते थे, तो उनको गोबर से और मिट्टी से लीपा जाता था। तो उसी समय की बात है यहाँ पर ये, कि दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कोई माटा खान है नहीं। माटा खान किसे कहते हैं? जहां से मिट्टी खोदकर लाई जाती है उसे माटा खान कहते हैं। भागीरथी और बिलांगना, दो नदियों के तट पर बसे इस शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। देखिए कैसी है वो, एक बेचारी बुढ़िया है नाटे से कद की, ठीक है, और घर घर जाकर के माटी देकर आती है वो। माटी मतलब मिट्टी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर जिसके अंदर वो मिट्टी भरकर लाती है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल टिल्ले के ऊपर
लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। मतलब एक कपड़ा होता है, उसको वो गोल गोल मोड़ लेती है, सिर के ऊपर रख लेती है और उसके ऊपर वो माटी से भरा हुआ बर्तन जो कनस्तर होता है उसको रखती है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। माटी वाली कहती है अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। और क्या कहती है वो उससे, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, ये एक मुहावरा है, भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। देखिए किस वो जो घर के जिस घर में उसने माटी उड़ेली थी, उस घर की मालकिन आई और उसके लिए 2 रोटी उसको दे करके चली गई। अब क्या हुआ, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। देखिए ये लाइन दी है ना, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य में, मतलब वो अपने बारे में क्या सोचती, उसके पास ना तो कोई जमीन जायदाद थी, ना बच्चे थे, ना घर था, कुछ भी नहीं था जिसके बारे में ज्यादा सोचे। इसलिए जैसा चल रहा था उसका जीवन वैसे ही रोज चल रहा था, उसके पास ज्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली ही थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। समझ में आया, जो सिर के ऊपर कपड़े का डिल्ला सा रखा था उसको खोल दिया उसने। फिर एक किया, मतलब खोल दिया उसे पूरा। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ, मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध ली। मतलब उसने एक रोटी छुपा ली। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी कि घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। अब घर की मालकिन उसके लिए चाय ले आई। इतने में उसने वह गिलास बुढ़िया के सामने जमीन पर रख दिया। ले, सादा बासी साग है। साग, ले सादा बासी साग कुछ है अभी नहीं, इसे चाय के साथ निगल जा। उसने कहा घर में भाई सब्जी वब्जी तो कुछ है नहीं, चाय बना के लाई हूँ, इसी के साथ में ही रोटी खा ले। घर की मालकिन ने कहा। तो माटी वाली बोली, माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गिलास, गरम गिलास हाथ में उठा लिया। उसने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। ठीक है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, माटी वाली ने कहा। भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी कि भोजन मीठा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब है कि अगर भूख तेज लग रही होती है तो हमें रूखा सूखा भोजन भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और अगर हमारा पेट भरा होता है तो सामने कोई कितना ही पकवान ला के रख दे, कोई मिठाइयाँ ला के रख दे, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कहा है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। देखिए वो पीतल के पुराने गिलास को देख करके माटी वाली बोल रही है। मालकिन बोलती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करके करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें। उस मालकिन ने क्यों नहीं बेची थी वो पुराने सामान, कि उसने सोचा कि ये तो पुरखों की गाढ़ी कमाई की चीजें हैं, उन लोगों ने पता नहीं कैसे जमा किए होंगे, जैसे आजकल के लोग सोने चांदी को जमा करके रखते हैं, है ना। सोने की चीजें खरीद के रख लेते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, सोने की चीज खरीद ली। पहले के लोग बाग पीतल के और कांसे के बर्तन खरीद के रख लिया करते थे। तो इसलिए उस मालकिन ने उनको बेचा नहीं था।
फिर बोला उन्होंने कि जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। आजकल के लोग इन पीतल के और तांबे के बर्तनों को पूछते भी नहीं है। आपने देखा होगा, आपके घरों में भी यूज नहीं होते होंगे। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे मतलब बहुत सारे बर्तन, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सबके घरों से। देखिए, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, पहले यही बर्तन इस्तेमाल होते थे। और इनमें हाथ से, चम्मच से नहीं, हाथ से खाना खाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि जो तांबे की और ये कांसे के और पीतल के बर्तन होते थे ना, इनमें हाथ से खाना करने पर इनका पौष्टिक भाव हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता था, इसलिए। लेकिन आजकल तो कांच के और स्टील के बर्तन चल गए हैं। देखिए फिर क्या हुआ। इतनी लंबी बात सोचते बाकी लोग, अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। सोच रही है वो माटी वाली, उससे विस्थापन की समस्या पर थोड़ा सा जिक्र कर रही है कि जिनके पास जमीन जायदाद है उनको तो सरकार अच्छा मुआवजा दे देंगी और दूसरी जगह जाकर के स्थापित हो जाएंगे, वो अपना घर बना लेंगे। लेकिन वो कहाँ जाएगी, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो अपनी इस समस्या को उनके सामने रख रही है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी लाने ले आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गईं। वहां से भी उसे दो रोटियां और मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही आशक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। आशक्त मतलब बेचारा दीनहीन है उसका, बुड्ढा मतलब उसका आदमी। ठीक है। तो वो कातर नजरों से, ललचाई नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। वो सोच रही है कि आज तो उसके पास तीन रोटियां हो गई। दो रोटी से पहले घर से मिल गई, दो रोटी बाद के घर से मिल गई, एक उसने खा ली। तो तीन रोटियां उसके पास हैं, तो बड़ी खुश हो रही है कि आज तो मैं अपने पति को जाकर के तीन रोटियां दूंगी। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब में सुनाई देगा, भीख भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर वहीं पर मिट्टी ढोने में बीत जाता है उसे सारा दिन। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कोई कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। देखिए, उस बेचारी औरत के पास कुछ नहीं है, ना अपनी जमीन है, ना अपनी झोपड़ी है, ना अपना मकान है, कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में वो रहती है और वो भी एक किसी और की जगह पर बनी हुई है। और उसे वहां पर रहने के बदले उसे वो जो है जिसकी जमीन पर वो बनी हुई है उसका काम करना पड़ता है। ठीक है। फिर आगे क्या होता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी वाली, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियों से ज्यादा नहीं खा पाता। बूढ़ा हो गया है ना, कमजोर भी हो गया, इसलिए दो रोटी से ज्यादा बेचारा नहीं खा पाता। बड़ी खुश हो रही है कि वो जा करके प्याज खरीद के ले जाएगी और फिर प्याज की सब्जी बना करके रोटियों के साथ उसको परोसेगी। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी खा लेगा। अब उसे ज्यादा पछता नहीं है। बाकी बची 1.5 रोटियों में से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई।
पहुंच गई वो सब सोचती सोचती। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई भी माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। देखिए कितनी, कैसी विडंबना है कि जिसके लिए वो इतनी खुश होती हुई आ रही थी, वो उसका इंतजार देते देखते देखते चला गया था इस माटी को छोड़कर। टिहरी बांध पूर्णवास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, तहसीलदार ने कहा। तो वो बोली, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? साहब ने पूछा। माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। ऐसा साहब ने वहां पर कहा। फिर क्या हुआ? बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? वो पूछती है कि जब बांध बन जाएगा टिहरी पर और यहाँ पर सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा जहां मैं रहती हूँ, तो मैं क्या खाऊंगी साहब? मेरा तो कुछ है नहीं। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखिए कितनी गंभीर बात वो कह रही है कि गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही तो गरीब कहलाएगा। तो अगर उसका शमशान भी उजड़ जाएगा तो उसे जीते जी तो रहने के लिए कहीं जगह मिली नहीं, मरने के बाद भी उसको 2 गज जमीन नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो कहती है कि गरीब आदमी का तो शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये थी एक मार्मिक कहानी जो विस्थापन की समस्या के ऊपर आधारित थी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।